हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज BHIC 133 का नेक्स्ट पार्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, भारत का इतिहास। जो भी अभी तक पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके देख लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद सारे को कंप्लीट करते चलें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। चलिए ये रहा आज का सवाल। मुगलों के अधीन स्वायत्त सरदारों के प्रति क्या नीति रही, इसका वर्णन करना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए स्वायत्त सरदार के बारे में समझते हैं। क्या है स्वायत्त सरदार? सामान्यतः सरदार शब्द का प्रयोग छोटी छोटी रियासतों के शासक के रूप में किया जाता था, ठीक है? जैसे कि सरदार का उपयोग जो है छोटी छोटी रियासत मतलब हो गया राज्य, मतलब एक साम्राज्य, राज्य, राष्ट्र, उसे ही मतलब रियासत कहा जाता था, ठीक है? जो कि संपूर्ण देश में फैले हुए छोटे छोटे क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में शासन करते थे। मतलब शासक जो है रियासत में मतलब राष्ट्र में शासक छोटे से छोटे क्षेत्र में भी शासन का रूप काम करते थे, उसे स्वायत्त सरदार कहते हैं, ठीक है? जैसे पॉइंट वाइज है। अब इन शासकों को मुगलों के साथ संबंधों में एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। मतलब इन शासकों को, स्वायत्त सरदारों को मुगलों के साथ जो है एक अच्छा संबंध था, ठीक है? और नेक्स्ट है, स्वायत्त सरदारों को अपने शासित क्षेत्र पर अपना प्रशासन चलाने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त थी। मतलब कि मुगल साम्राज्य के समय में मतलब स्वायत्त सरदार जो है अपनी कोई भी मनमानी के रूप से मतलब प्रशासन कर सकता था, कोई भी नियम लागू कर सकता था। इसके लिए कोई भी अलग सा नियम नहीं था कि ये ना कर सकेगा, ठीक है? और नेक्स्ट है, अकबर ने अपने साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सरदारों का समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण समझा, जिससे वे अकबर की सहायता के लिए तैयार रहें। जैसा कि स्वायत्त सरदार के बारे में बोल रहा था, अकबर ने भी स्वायत्त सरदार को महत्वपूर्ण समझा, जिसके लिए अकबर ने उसे अपना साम्राज्य के शासनकाल में भी लाने का प्रयास किया और अकबर की सहायता के लिए तैयार भी रहे। मतलब स्वायत्त सरदार जो है अकबर के शासनकाल में भी स्वायत्त सरदार लागू हुआ, ठीक है? इसके बाद जो है आने वाले समय के अकबर के पश्चात उत्तराधिकारियों ने भी यही नीति अपनाई। मतलब कि अकबर के बाद आने वाले जितने भी शासक थे, अकबर के बाद कौन से शासक आए थे? अकबर के बाद जहांगीर बने, जहांगीर के बाद शाहजहां बने, शाहजहां के बाद औरंगजेब बने, ठीक है? मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, मतलब शासक किसके बाद कौन आए, ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, ठीक है? और पिछले वीडियो में इसके मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक बताए हैं, आप लोग देख लेंगे जो नहीं देखे हैं। चलिए अब आगे, जैसे पॉइंट वाइज सरदारों की सत्ता की प्रकृति। सरदारों में मुख्यतः राय, राणा, रावत, रावल, राजा, कालांतरान देखने को मिलते थे। मतलब कि ये सभी जो है सरदार मतलब राजा के एक अलग अलग नाम हैं, ठीक है? राजा को ही इन नामों से जाना जाता था मुगल साम्राज्यों में, ओके, ठीक है? अब नेक्स्ट में आगे चलते हैं हम लोग। कभी कभी जमींदार जो है, जमींदार शब्द का अर्थ भूस्वामी तथा जमींदार दोनों के लिए किया जाता था, परंतु दोनों में अंतर था। मुगलों के अधीन जमींदार स्वतंत्र नहीं थे, जबकि सरदारों को पर्याप्त स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता प्राप्त थी। यहाँ भूस्वामी मतलब जिसका जमीन हो, जमीनों के मालिक को भूस्वामी कहा जाता है, तथा जमींदार जिनके पास जमीन होती है वो जमींदार कहलाते हैं, ठीक है? परंतु दोनों में अंतर था। उसके बाद अधीन स्वतंत्र नहीं थे, ठीक है? मुगलों के अधीन जमींदार जो है स्वतंत्र रूप से नहीं थे, जबकि सरदारों को पर्याप्त स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके लिए मतलब जो जमींदार को जो है कोई भी अपने मन से मनमानी नहीं किया जा सकता था, जबकि सरदारों को मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति कुछ भी मनमानी जैसे किस तरह से कर लिया जाएगा, ओके ना, इस तरह। और आगे है, सरदार केवल परिधीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि केंद्र क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, आगरा, अवध तथा इलाहाबाद सूबों में भी पाए जाते थे। सरदार मतलब कि छोटे क्षेत्र में भी नहीं बल्कि ऊंचे क्षेत्र मतलब केंद्र स्तर पर जो क्षेत्र थे जैसे दिल्ली वगैरह है उसमें भी थे, ठीक है? और नेक्स्ट है, सरदारों में सबसे अधिक संख्या राजपूतों की मौजूद थी। मतलब सरदारों में सबसे ज़्यादा जो है राजपूत धर्म के थे, ठीक है? परंतु ये मुस्लिम सहित सभी जातीय समूह
समूहों से संबंधित थे, मतलब कि राजपूत होने के साथ साथ ये मुस्लिम सहित सभी जातियों के लिए एक साथ संबंध में संबंधित थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्वायत्त सरदार एक शक्तिशाली समूह था जिनके पास विशाल पैदल सेना, घुड़सवार सेना और विशाल मात्रा में राजस्व हेतु सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि थी। मतलब स्वायत्त सरदार के पास जो है बहुत शक्तिशाली थी, मतलब समूह थी जिनके पास विशाल पैदल सेना, मतलब बहुत सारे सेना थे जो कि पैदल, कहीं युद्ध हुआ तो पैदल चलेगा। आप लोग मूवी में देखे होंगे युद्ध वगैरह वाला मूवी में, उसमें कुछ सेना पैदल जाते हैं लड़ाई करने के लिए, कुछ हाथी में जाते हैं, कुछ घोड़ा में जाते हैं, उसी को मतलब एक पैदल सेना हो गया। उसके बाद घुड़सवार जो घोड़ों के द्वारा जाते हैं, घोड़ों से मतलब लड़ते हैं। ठीक है, और विशाल मात्रा में राजस्व हेतु थे। ठीक है, मतलब सैकड़ों एकड़ की जमीन, कृषि भी थे उस समय, कृषि भी थे। ठीक है, स्वायत्त सरदार में। उसके बाद नेक्स्ट पर है सरदारों के साथ मुगलों का संघर्ष। पॉइंट नंबर 1, मुगलों द्वारा सरदारों को अपने क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। मुगलों ने सोचा कि सरदारों को अपने अनुसार अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने के लिए स्वतंत्र दिया जाए, मतलब छूट दी जाए, जिससे कि उन्नति हो। ठीक है, उस पर कम फोकस किया जा रहा ना, मतलब समय देना लगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सरदारों को प्राप्त अधिकार, मतलब सरदार को जो प्राप्त अधिकार क्या क्या प्राप्त था, उनके पास राजस्व एकत्रित करने, व्यावसायिक कर तथा परागमन कर, व्यय कर आदि करों की प्राप्ति के अधिकार प्राप्त थे। मतलब सरदारों को जो है उनके राजस्व एकत्रित, किसी के पास कर लेने के लिए, कोई भी मतलब टैक्स लगाने के लिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त थी। व्यवसायिक, जैसे व्यवसायिक कर हो गया, तथा परागमन कर, मतलब परागमन का अर्थ हो गया एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इसमें कोई रोक नहीं। ठीक है, आदि करों की प्राप्ति के लिए अधिकार प्राप्त था उस समय के सरदारों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जागीरें तथा मनसब की प्राप्ति। जागीरें मतलब जमींदार, उसके बाद मनसब की प्राप्ति थी। ठीक है, जैसे स्वायत्त सरदारों को मुगलों द्वारा जागीरें तथा मनसब भी प्रदान किए जाते थे। अकबर के शासन के दौरान लगभग 61 राजाओं व सरदारों को मनसब प्रदान किए गए थे। मतलब अकबर जब शासक थे उस समय मनसबदारी व्यवस्था को अधिक महत्व समझा, इसलिए टोटल 61 राजाओं को जो है सरदारों को मनसब बना दिया गया था। ठीक है, ये मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पिछले वीडियो में मैंने अच्छा से बताने का प्रयास किया था, आप लोग उसमें देख लेंगे, अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, सैन्य अभियानों में सहायता। मुगल शासन के दौरान मुगल सरदारों ने न केवल विशाल क्षेत्रों को विजित करने में मदद की, परंतु कई कुलवंश के लोगों के विरुद्ध भी मुगलों की सहायता की। मतलब सेना जो थी, सेना के द्वारा केवल मुगल शासन के दौरान मगर मुगल सरदारों की ना केवल विशाल, मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों को विजित करने में मदद की, और उसके अलावा वंश के लोगों के लिए भी, मतलब जो कोई संकट आ जाता था उसके विरुद्ध सेना ने काम किया और जीत हासिल की और मदद की। अब नेक्स्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति। ठीक है, इसके बारे में स्वायत्त सरदार को प्रशासन में सूबेदार, मतलब गवर्नर, उस समय सूबेदार जो है गवर्नर के रूप में जाना जाता था, जैसे अभी गवर्नर जाने जाते हैं, उस समय उसे को सूबेदार जानते थे। ठीक है, दीवान, बख्शी आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था। वही दीवान, जैसे अभी गांव के मतलब पंचायत में मुखिया पद होते हैं, सरपंच पद होते हैं, उस समय वैसे यहाँ दीवान, बख्शी आदि जैसे महत्वपूर्ण जो पद होते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वतन जागीर की प्राप्ति। उन्हें अपने क्षेत्र को भी जागीर के तौर पर दिया जाता था, जिसे वतन जागीर कहा जाता था। ठीक है, ये जागीर पैतृक तथा अपरिवर्तनीय थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुगलों को नजराना देना। सरदारों को मुगल सम्राट को राजस्व कुछ हिस्सा देना पड़ता था, नजराना या पेशकश कहा जाता है, जिसे पेशकश के रूप में नकदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं जैसे हीरे, सोना एवं हाथियों के रूप में दिया जाता था। जैसे मतलब सरदारों को जो है कोई मुगल सम्राट के द्वारा जो कोई भी मदद करने के दौरान जो तनख्वाह होता है, तनख्वाह के रूप में जो तनख्वाह दिए उसे नजराना या पेशकश कहा जाता था।
ठीक है। और उस समय के जब नजराना देते थे, उस समय जैसे हीरा दिए जाते थे, सोना दिए जाते थे, हाथियाँ के रूप में हाथी दिए जाते थे, ठीक है। वैसे मतलब उसी को मुगलों के द्वारा नजराना देना होता था, ठीक है। अब नेक्स्ट में चले हम लोग स्वायत्त सरदारों के विद्रोह, इसके बारे में हम देखें। स्वायत्त सरदारों के बहुत से विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन विद्रोहों का कारण मुख्यतः राजस्व या नजराने की अदायगी न करना होता था। मतलब मुख्यतः नजराना का मतलब हो गया कि भेंट दी गई सामग्री, ठीक है, मतलब एक तनख्वाह, ठीक है, गिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट है विद्रोहों की स्थिति में सरदारों को उनके क्षेत्र से बेदखल नहीं किया जाता था। मतलब विद्रोहों के दौरान जो सरदार कहीं बाहर जाते थे तो उस समय उसको बेदखल नहीं किया जाता था, यानी कि हटा नहीं दिया जाता था काम से वगैरह कुछ भी समाज से। परंतु अगर वो बिजी भी रहे तो परंतु उसके परिवार में किसी न किसी अन्य सदस्य को सौंप दिया जाता था उसके नजराना, मतलब जो भी तनख्वाह या नजराना जो भी कुछ में होते थे तो उसके किसी न किसी परिवार को सौंप दिया जाता था, ठीक है। और आगे है यदि कुछ मामलों में उन्हें बेदखल कर भी दिया जाता था तो कुछ समय बाद उसे पुनः स्थापित किया जाता था, ठीक है। अगर बेदखल किया जाता तो फिर भी पुनः स्थापित कर लिया था, ठीक है। स्वायत्त सरदारों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों ने साम्राज्य के लिए शांति की स्थापना की। स्वायत्त सरदार के साथ मतलब मुगल साम्राज्य और स्वायत्त सरदारों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध के लिए एक शांति की स्थापना की, साम्राज्य के लिए, मतलब पूरी साम्राज्य मुगल साम्राज्य के लिए एक शांतिपूर्ण की स्थापना की, ठीक है। अब नेक्स्ट में है यह नीति सरदारों की प्रति लाभप्रद रही, ठीक है, और वे अपने क्षेत्र अपने पास बनाए रखने में सक्षम थे और अपनी इच्छा अनुसार प्रशासन चला सकते थे। इस तरह से सरदार मतलब मुगल साम्राज्य अपने वह खुद लाभप्रद रही, मतलब सरदार, और वे अपने क्षेत्र मतलब के पास बनाए रखने के लिए सक्षम थे, कुछ भी अपने शासन के अनुसार अपने क्षेत्र को चला सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है साथ ही साथ उनको अपने शत्रुओं तथा विद्रोहियों के विरुद्ध मुगल साम्राज्य की सुरक्षा प्राप्त हुई। मतलब इस तरह से जो भी विद्रोह हुए थे सारे विद्रोह को समाप्त कर एक साथ सुरक्षा मतलब प्राप्त कर ली थी मुगल साम्राज्य मतलब स्वायत्त सरदार ने, ठीक है। इस तरह से आज के क्वेश्चंस को समाप्त होती है इस तरह से, ठीक है। और आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। इनको सभी आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप हूबहू आप अगर एग्ज़ाम में आप लिखते हो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये टोटल 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। अगर शॉर्ट में पूछे तो आप शॉर्ट में भी बना के इसे लिख सकते हो, इसलिए मैंने लॉन्ग टाइप का मैं आंसर बता देता हूँ ताकि आप लॉन्ग के प्रिपरेशन करके जाओगे तो शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में आंसर दे सकोगे। यदि आप शॉर्ट में ही जाओगे करके तो लॉन्ग कैसे बना सकते हो, इसलिए मैंने लॉन्ग में बना के शॉर्ट में आपके पास प्रस्तुत किया, मतलब शॉर्ट के रूप में आप वहाँ प्रस्तुत कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर क्रिएटिव स्टडीज, प्लीज़ अरे यार जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको इस तरह से इंटरेस्टिंग जीके और इतिहास मतलब इग्नू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी और प्रिपरेशन भी होगी, ठीक है। और अभी तक जो भी मतलब हमसे बोलते हैं कि सर आपसे बात करनी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, या तो टेलीग्राम में आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट बैक करेंगे, या तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, उसके बाद मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, बहुत का दे रहा हूँ, आप अभी आपको भी मिल जाएगा रिप्लाई, ठीक है। आप लोग सभी कोशिश करें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए, जिनका नाम इग्नू फ्री असाइनमेंट के नाम से है और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सभी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है गाइज। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच।